नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनको काव्य मंचों पर ही 61 साल हो गए हैं। 6 दशक से अधिक समय केवल 17 वर्ष की आयु में मंचों पर जिनका पदार्पण हुआ और उनके नाम के सामने इतने पुरस्कार हैं, इतनी रचनाएं हैं, इतनी किताबें हैं, इतनी उपलब्धियां हैं कि उनको अगर मैं सिलसिलेवार यहाँ बताने बैठ जाऊं तो जो इंटरव्यू का बड़ा पार्ट है वो इसी में चला जाएगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे साथ हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, आपका मेरे इस कार्यक्रम में खास मुलाकातें में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ओंकार चौधरी जी। आप तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं। आप पत्रकार भी हैं, कवि हैं, साक्षात्कार भी हैं, भी करते हैं। वो लोग हर अनेक विधाओं में आपका हस्तक्षेप है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपने एक पुस्तक भी पिछले दिनों छापी थी जिसमें साक्षात हम सभी के साक्षात्कार उसमें थे। बहुत ही सुंदर जी जी। पुस्तक थी। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि आप जैसे जो मूर्धन्य कवि हैं, लेखक हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना स्नेह मुझे प्रदान करते हैं। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बहुत संक्षेप में बता दूं कि डॉक्टर साहब का जन्म मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में हुआ था। और जैसा उन्होंने एक बार मुझे अपने साक्षात्कार में बताया था कि उनका जो बचपन है वो बड़ा संघर्षशील था। बहुत मुश्किल दौर से वो गुजरे और उन्होंने उस मुश्किल दौर को पार किया। जो भी मुश्किलें थी, जो भी पत्थर उनको मिले, उसी से भवन का निर्माण किया। उनकी रचनाओं में भी वो जो दर्द है, वो जो आ, अंतर विरोध है, वो जो पीड़ा है, वो सब बहुत सारी रचनाओं में छलकती भी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि मात्र 17 वर्ष की आयु में मंचों पर आपका पदार्पण हो गया था। वो पहला अनुभव कैसा है और वो किस तरह से मंचों पर शुरुआत हुई थी? चौधरी साहब, असल में बात यह है कि मैं लिखने तो लगा था सन 1955 से। यानी मैं कविताएं लिखने लगा था। और स्कूल के अंदर जब जैसे कविता में अपने स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो मैगजीन के लिए कविताएं वगैरह मांगते हैं, तो मैंने वो कविता जी लिखी थी और मैगजीन में दी थी। लेकिन मेरा जो पदार्पण कवि सम्मेलनों में हुआ, उस समय हुआ जब मैं 1959 की बात है, जब मैं 16-17 वर्ष का था और इंटरमीडिएट का छात्र था। मेरे जी। चंदूसी, अगर मैं रहने वाला हूँ तो चंदूसी जिला मुरादाबाद में चंदूसी नाम का कस्बा है, उसमें एसएम कॉलेज चंदूसी बहुत बड़ा कॉलेज है। उसकी गोल्डन जी जुबली मनाई गई थी 1959 में। तो उसमें एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें आदरणीय नीरज जी, काका हाथरसी जी वगैरह जो बड़े बड़े उस समय के कवि थे वो उसमें आए थे। तो मेरा जी। स्कूल की तरफ से दिया गया कि अभी ये भी कविता लिखता है, तो मैं भी स्कूल का अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस मंच पर बुलाया गया था। तो सन जी। 1959 में ये मैं मंचों पर आया। लेकिन जो अपने शहर से बाहर का जाने का काम था, उसमें श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र जी चंदोसी में थे, जो नई प्रतिभाओं को ढूंढते थे और वो आसपास के कवि सम्मेलनों के संयोजक भी हुआ करते थे। तो उनकी निगाह में मैं आ गया और वे मुझे चंदोसी के पास एक नगर है बिलारी, वहां पर मुझे ले गए। और वहां पर इंटर कॉलेज में जी। मैंने कविता पाठ की। तो उस समय में जो चार चतुष्पदियां अक्सर कहा करता था और एक आध गीत मैंने लिखा था उन दिनों। तो मैंने जब पहली बार मंच पर कविता सुनाई, तो मैं बहुत बहुत ही आह्लादित इसलिए हुआ कि जनता ने मुझे मेरा बहुत स्वागत किया, बड़ा स्नेह दिया। और उस समय मैंने एक गीत से पहले चार पंक्तियां सुनाई थी कि उन पंक्तियों पर बहुत ही मुझे आशीर्वाद मिला। मेरे जी। सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते, ऐसा ऐसी पंक्तियां थी। तो उसमें था कि की मांग सितारे नहीं संजो सकते, रात के सूत्र बहारें नहीं पिरो सकते, मेरी कुटिया से माना कि जी। महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। जब मैंने सुनाया और एक गीत हाँ और हाँ सुनाया हाँ। तो जनता ने बहुत सराहा और बहुत आशीर्वाद दिया।
और वंस मोर अपने होने लगे, नई प्रकार की जागृति मेरे अंदर आई और मुझे मेरा आत्मविश्वास जागा कि मैं मंच पर भी कविताएं सुना सकता क्या बात, क्या बात। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। कुछ आपको इस बात का ध्यान है कि इन 61 वर्षों में अब तक कितने कवि सम्मेलन आप पढ़ चुके होंगे? मैंने एक बार थोड़ा ध्यान लगाया और मेरी आदत में ये शुमार है कि माना कुछ दिनों के बाद मैंने शुरू किया लिखना कि जिस कवि सम्मेलन में गया वो कहाँ सम्मेलन हुआ, किस संस्था ने कराया, कौन संयोजक था, कौन अध्यक्ष था, कौन मुख्य अतिथि था, किसने संचालन किया, जनता कैसी थी, कितने कितने लोग थे उसमें, एक अनुमान लगा करके सब मैं उसमें लिखता हूँ। किस कवि ने कौन सी जी। कविता सुना। इस तरह से मैं एक अलग प्रकार का मेरा एक व्यक्तिगत कार्य था जो मैं करता रहा। तो मैंने एक बार कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि लगभग 5000 कवि सम्मेलन मैं इतने वर्षों में कर चुका हूँ। अरे बाप रे! और देश-विदेश में दोनों में, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान से बाहर भी लगभग 24 देशों में मैं जा चुका हूँ कविता पाठ करने के लिए। तो ऐसा मेरा अनुमान रहा है। देश के भीतर का तो मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, जहाँ भी आप मंचों पर खड़े होते हैं तो पूरा मंच प्रकाशमान होता है, दैदीप्यमान होता है। सामने जो श्रोता होते हैं, उनको भी इस बात पर बड़ा गर्व होता है कि हम डॉक्टर कुंवर बेचैन को सुन रहे हैं। विदेशों का अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा विदेशों का। सबसे पहली यात्रा मैंने मॉरिशस की थी 1984 में। और जी, मैं जो हमारे भारतीय लोग वहाँ पर जा बसे हैं मॉरिशस में, तो 150 वर्ष उनके उस समय हुए थे। एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया था। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वहाँ पर वे जी, लोग जो हिंदुस्तान से बाहर गए थे, खास तौर से बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वे लोग जो भोजपुरी बोलने वाले थे, वो सभी लोग उसमें थे। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो भी उसमें गए हुए थे। तो जी। बड़ा अनुभव इस बात का भी रहा कि मॉरिशस की जब पहली यात्रा थी और हवाई जहाज के अंदर कभी सम्मेलन हुआ, कोई चार्टर्ड प्लेन था वो, इसलिए हवाई जहाज के अंदर ही कभी सम्मेलन हुआ। मेरे ख्याल से इससे पहले या उसके बाद में कभी हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कवि सम्मेलन माना गया कि वो सबसे पहला कवि सम्मेलन हवाई जहाज के अंदर हुआ, जिसमें सब हर एक आकाश में, जो कवि थे। आकाश में हुआ। नहीं, जी हाँ। और उसमें मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि नीचे बादल ऊपर हम हैं। पहली पहली बार हुँ। पहली हवाई यात्रा थी तो नीचे झाँक कर देखा तो बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। तो उसमें मैंने पंक्तियाँ लिखी कि नीचे बादल ऊपर हम हैं, नीचे बादल ऊपर हम क्या नील गगन से कम हैं। तो ये अरे पंक्ति वाह! है। वहाँ पर अखबार जो निकले उनमें भी और हिंदुस्तान के जो उस समय अखबार थे, उनमें भी हेडलाइन बनी और ये भी बना के एक कवि सम्मेलन भी हुआ। तो मॉरिशस में जाने के बाद मुझे बिल्कुल लगा कि हम पूरे भारत के अंदर ही हैं, क्योंकि वहाँ के तमाम लोग भारतीय ही थे और भोजपुरी बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं आती थी आपस में। हाँ, एक सांस्कृतिक जो रूप था वहाँ की जनता का, वहाँ के समाज का, वो बिल्कुल भारतीय समाज की तरह से ही था। भाषा भी यहीं जैसी थी, इसलिए बहुत-बहुत आनंद आया। तो 1984 में मैंने मॉरिशस की यात्रा की थी। उसके बाद फिर हुँ, यात्राएँ शुरू हो गईं और उसके बाद 1990-91 के अंदर सिंगापुर और इंडोनेशिया जाना हुआ। वहाँ के पर जी। भी पूर्वकार्ता और जकार्ता में कवि सम्मेलन हुए और सिंगापुर में भी। और उसके बाद जो है मैं एक यात्रा का क्रम चालू हो गया। मस्कट में भी कवि सम्मेलन उसके बाद हुआ, उसमें मेरा जाना हुआ। फिर अमेरिका में जाना हुआ 93 में। जी, 93 जी, में जी। अशोक चक्रवर्ती और मैं केवल 2 ही कवि थे और वहाँ पर 4 घंटे कवि सम्मेलन हम लोग दिया करते थे। संचालन भी एक-दूसरे का किया करते थे, बीच में आधे घंटे का इंटरवल होता था। तो बड़ा भारी अनुभव हुँ, रहा, वहाँ पर कितने जागरूकता के साथ अमेरिका के अंदर सुनते थे। इस तरह से लगभग 17-18 शहरों में हमारे कवि सम्मेलन उस समय थे। कुल मिलाकर के हुँ, मैं 5 बार अमेरिका जा चुका हूँ और लगभग 37 शहरों के अंदर कवि सम्मेलन मैं भाग ले चुका हूँ। और उसी हुँ, बात फिर हुँ। 1997 में श्री हुल्लड़ मुरादाबादी जी और मैं, हम दोनों को वहाँ बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति है उसने, और कनाडा के अंदर भी कवि सम्मेलन किया, हम कनाडा भी गए उसके बाद। तो इस तरह से इंग्लैंड का फिर उसके बाद में इंग्लैंड का मैं जाना हुआ और वहाँ पर विश्व जी, हिंदी सम्मेलन जो यूके में हुआ, उसमें भी मैं गया और तमाम कवियों के साथ में मेरा जाना वहाँ हुआ।
उसके बाद सूरीनाम जाना हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में था। जोन्सबर्ग जाना हुआ, जबकि विश्व हिंदी सम्मेलन वहां पर था। भोपाल में जी। कवि सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन, उनमें भी जाना हुआ। जापान में कवि सम्मेलन था, उसमें जाना हुआ। और यहाँ तक पाकिस्तान में भी जाना हुआ। और उसके बाद यूके अरे तो 5 यात्राएं की। और इसके साथ साथ दुबई में भी 5 बार मैं जा चुका हूँ मुशायरों के भी सम्मेलन के अंदर। तो यूरोप के कंट्रीज में भी जा चुका हूँ, रूस भी गया हूँ। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी जाना हुआ। तो इस प्रकार से देश के बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, उन सब के में भी मेरा जाना हुआ। और अनुभव ये रहा कि वहां पर जिस तरह से कविता सुनी जाती, जैसे यहाँ सुनी जाती है, ऐसे ही वहां पर जी। बहुत बहुत ही जागरूकता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ ये लोग आते हैं। बड़ी बड़ी उमंग लेकर के आते हैं सुनने के लिए। 1,000 किलोमीटर से हवाई जहाज से आकर के कवि सम्मेलन सुनते हैं। 100, 200, 500 किलोमीटर से भी लोग आते हैं कविता सुनने के लिए, टिकट से भी सुनते हैं। यानी इस प्रकार का जो है वहां पर देखा। और जो कविता उन्हें पसंद आई, जैसे मैंने कई बार कविताएं सुनाई वहां पर, और जो कविता बहुत पसंद आई, वो खड़े होकर के दाद देते हैं, खड़े होकर तालियां बजाते हैं। उसका मतलब होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। तो इस प्रकार का जो उनका है, वो रुख जो है वो देखा, तो विदेशों में भी जाने के बाद बहुत ही आनंद मिला। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उन लोगों का जिन्होंने विदेशों में मुझे बुलाया, और उन श्रोताओं का जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया। डॉक्टर साहब, इन 6 दशकों में कई पीढ़ियां आगे पीछे हो गई हैं। जब शुरुआत की थी उस समय तो एक से एक कवि राष्ट्रीय फलक पर चमक रहे थे। उस समय कौन से कवि ऐसे थे जिनसे आप खुद भी प्रेरणा लेते थे, और वो पीढ़ी जो अलग तरह की रचनाएं रचती थी? अ, देश और काल और परिस्थितियां ठीक है कि वो कविताओं का अंग होती हैं। अ, जो कवि लिखता है वो समाज का ही दर्पण होता है, जो कुछ घट रहा होता है कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है। लेकिन जी पहले संकेतों में वो चीज कह दी जाती थी, बड़ी खूबसूरती के साथ कह दी जाती थी। आजकल कुछ ज्यादा ही भोंडेपन तरीके से उस चीज को कहा जाता है, और कई बार तो कुछ ऐसी अप्रिय चीजें भी कह दी जाती है, कुछ ऐसी नफरत भरी चीजें भी कह दी जाती है जो कम से कम साहित्य का अंग नहीं हो सकती है, वो साहित्य का हिस्सा नहीं हो सकती है। क्योंकि साहित्य दुश्मनी की बात नहीं कर सकता है, लड़ने की बात नहीं कर सकता है, किसी से खुंदक निकालने की बात नहीं कर सकता है, किसी को मिटाने की बात नहीं करता, आग लगाने की बात नहीं करता है, पानी डालने का काम करता है, समरसता का काम करता है। तो उस समय के जब आप रचनाकारों को, कवियों को याद करते हैं, तो किस किस तरह के चेहरे आपको याद आ रहे हैं? वजीर साहब, मुझे बहुत बहुत मतलब मेरा सौभाग्य रहा ये कि प्रारंभिक दिनों में जब मैं मंच पर आया, तो बड़ी बड़ी हस्तियां जो जिनका साहित्य में भी नाम था और मंच पर भी नाम था, ऐसे लोगों जी। के आशीर्वाद मुझे मिला। जिस समय मंच पर आया था 16-17 साल की उम्र में, उस समय जो मंचों पर लोग हुआ करते थे, उनमें मंच पर खासतौर से श्री नीरज जी का होना, नीरज जी होते थे उस वक्त। जी। श्री भारत भूषण जी होते थे, श्री कृष्ण स्वरूप जी होते थे, जो मंच के मैं गीतकारों के रूप में हमारे सामने थे। जी। ओज के कवियों में जी। ब्रजेंद्र अवस्थी जी होते थे। और इसके साथ साथ मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राष्ट्र कवि दिनकर जी के साथ भी कविता पाठ करने का मुझे मौका मिला, और उनका अरे वाह। आशीर्वाद में अध्यक्षता में कविता पाठ मैंने किया। और मुझे याद है कि शायद ये बात होगी सन 1963 की बात होगी कि एक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वो कर रहे थे, और मैंने वहां पर एक कविता सुनाई थी। और तब उस कविता पर बहुत खुश हुए थे वो। और मुझे जब मैं माइक से आकर बैठा तो मुझे अपने पास बुलाया और मेरी पीठ ठोंकी, तो कहा कि बहुत अच्छा तुमने सुनाया, तुम्हारी उपमाएं बहुत सुंदर थी इसके अंदर, और खूब आगे बढ़ोगे, ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। मानो उस वाह समय तक वाह। मेरी कोई पुस्तक भी प्रकाशित नहीं हुई थी। केवल मैं हम्म। उस समय मंच पर भी आ जा रहा था, और लोगों का बड़ा स्नेह मुझे मिला था। श्री शिशुपाल सिंह निर्धन जी का, श्री रमानाथ अवस्थी जी का, इन सबका आशीर्वाद हम्म। मिला। दिनेश जी, देवराज दिनेश जी, श्रीमंगल सिंह सुमन जी, और जब दिल्ली में बच्चन जी थे तो उनके निकट में भी मुझे एक बार कविता पाठ करने का मौका दिल्ली में भी मिला। तो तमाम वाह। ये बड़े बड़े लोग, श्री सोहन लाल द्विवेदी जी, श्याम नारायण पांडे जी, ये तमाम भवानी दादा,
ये सब के साथ में मुझे कविता पाठ करने का मौका मिला। मंच सजा रहता था एक प्रकार से, और लगता था ये साहित्यिक विभूतियां जो बैठी हुई हैं, ये पुस्तकों के अंदर भी थे और मंच पर भी थे। साहित्य में भी इनका नाम था, साहित्य में पढ़ाए जाते थे ये लोग। तो उनके साथ में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं सचमुच उन दोनों को भूल नहीं पाता।